देखिए हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन को स्टडी कर रहे थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दो वेव्स किसी पॉइंट पर आकर के एक दूसरे पर इंप्रेस हो सकती है, मतलब कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकती है, कंबाइन हो सकती है, जिससे एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। जिससे क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा एज पर द सिचुएशन। वो सिचुएशंस हम लोग स्टडी कर रहे थे इंटरफेरेंस के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। कुछ वेव्स आकर के एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करती हैं, तो उस समय पर अगर दोनों वेव के क्रस्ट सेम होंगे, सेम मतलब कि दोनों वेव के क्रस्ट ही एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो इसका मतलब दोनों वेव सेम फेज में होंगी। अगर दोनों वेव सेम फेज में होंगी और एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगे और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, उस समय पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर दो वेव्स एक ही पॉइंट पर आ रही हैं और एक वेव का क्रस्ट आ रहा है, दूसरे वेव का ट्रफ आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट फेज के अंदर दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी, तब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और रिजल्टेंट वेव क्रिएट नहीं होगी। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस केस में। ओके, ये हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस पे। नेक्स्ट नेक्स्ट कल हमने बीट्स के बारे में स्टडी किया था कि जो बीट्स होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब फ्रीक्वेंसी के अंदर माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज ऐसा डिफरेंस रहता है, तो उस समय पर आपको बीट्स सुनाई देती है। और वो बीट्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही एक्सप्लेन की जाती है। किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, किसी जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम तीसरे तरह की वेव को स्टडी करते हैं, जिनको बोला जाता है स्टैंडिंग वेव, और यू कैन से दैट स्टेशनरी वेव्स। देखिए नाम से ही पता लग रहा है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि जो वेव एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करेंगी, ये किसी बाउंडेड मीडियम में ही क्रिएट होंगी और बाउंडेड मीडियम में ही ये वेव खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगी। अगर मीडियम ही बाउंडेड है, दो पॉइंट्स के बीच में बंधा हुआ है, फिक्स है, तो एनर्जी ट्रांसमिशन तो हो ही नहीं सकता। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होंगी, एक बाउंडेड मीडियम में क्रिएट होती है। तो सबसे पहले जो आपको इसमें याद रखना है, दैट इज बाउंडेड मीडियम। और ये बाउंडेड मीडियम क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग एक स्ट्रिंग को, एक तार को हम लोग बांध देते हैं दो फिक्स एंड से। यहाँ पर हमने एक रिजिड सपोर्ट ली, जिसकी हेल्प से हमने स्ट्रिंग को टाई किया, और दूसरी तरफ भी एक रिजिड सपोर्ट है, जिसकी हेल्प से हमने स्ट्रिंग के दूसरे एंड को भी फिक्स कर दिया। तो ये दोनों जगह से क्या हो चुकी है, ये स्ट्रिंग इस तरह से फिक्स हो चुकी है। तो ये जो वायर है, अब हम इसको बोलेंगे बाउंडेड मीडियम। आप इसमें जो वेव क्रिएट करोगे, वो वेव आगे जाकर के एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। ये वेव इसी में ही क्रिएट होगी, इसी में ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात आपको याद रखनी है, नो एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी ट्रांसमिशन उसमें होगा जिसमें मीडियम बाउंडेड नहीं होगा, जैसे कि एयर। एयर जो है वो बाउंडेड मीडियम नहीं है, वो काफी दूर तक एनर्जी ट्रांसमिशन कर सकती है by the help of the collision of the particles. Okay, बाउंडेड मीडियम, नो एनर्जी ट्रांसमिशन, तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अच्छा, अब ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट कैसे होती है, तो आंसर है क्रिएट होती है ये प्रोग्रेसिव वेव से। प्रोग्रेसिव वेव जो हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। दो साउंड दो साउंड वेव्स जो है उनको भी आप प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं। साउंड वेव्स को भी प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं, क्योंकि उनका एडवांसमेंट होता है। एडवांसमेंट का मतलब है कि वो मीडियम में ट्रेवल करके आगे तक जा सकती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, तो इसीलिए तो हम उनको प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं। इसीलिए तो हम साउंड वेव को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव। वाटर वेव्स ट्रांसवर्सल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, और ये भी क्या करती है, ये भी एडवांसमेंट करती है, ये भी आगे की तरफ बढ़ करके जाती है और एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये भी प्रोग्रेसिव वेव्स है। तो स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होंगी, दो प्रोग्रेसिव वेव से प्रोड्यूस होंगी। ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जिनका एम्पलीट्यूड और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो इसमें कंडीशंस देखिए, पहली कंडीशन है टू प्रोग्रेसिव वेव्स, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कैसा ट्रेवल करनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवल्स इन
ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाकर के स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। दो प्रोग्रेसिव वेव मीडियम में प्रोड्यूस की जाएंगी और वो दोनों प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम एम्पलीट्यूड की होंगी। ये सारी कंडीशंस जब कंप्लीट हो जाएंगी तब ये दो वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज या इम्प्रेस्ड होंगी एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। तो उस समय पर कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी, उस समय पर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये कंडीशन है स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस करने की। बाउंडेड मीडियम होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होगा, दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगी, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, तब जाकर के वो एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगी, तो स्टैंडिंग वेव्स का प्रोडक्शन होगा। अब मैं आपको स्टैंडिंग वेव का प्रोडक्शन बताता हूँ। देखिए, स्टैंडिंग वेव का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास ये बाउंडेड मीडियम है, मैंने इस वायर को प्लग किया, जैसे मैं इस वायर को प्लग करूंगा तो इसमें वाइब्रेशंस होंगे, इसमें पार्टिकल ऑसिलेशंस करेंगे। कैसी वेव इसमें प्रोड्यूस होगी, तो आंसर है ट्रांसवर्स वेव। मीडियम के कुछ पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर होंगे, कुछ पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे होंगे। तो जब हम लोग एक रॉक को डिस्टर्ब करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के, जब हम लोग एक रॉक को ऐसा डिस्टर्ब करते हैं तो रॉक को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस तरह से इस रॉक के अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और सामने जाकर के अगर ये रिजिड मीडियम है, अगर ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहां पर जाकर के ये वेव रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी तो एक वेव रिटर्न आएगी, वापस आएगी। तो एक वेव तो हम क्रिएट करेंगे, दूसरी वेव रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि वो उसी मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस आ रही है, जिसकी डेंसिटी भी नहीं बदली और जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीडियम है। तो जब एक प्रोग्रेसिव वेव हम क्रिएट करते हैं तो सामने अगर फिक्स सपोर्ट होगी तो वहां पर जाकर के वो वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक प्रोग्रेसिव वेव हमने क्रिएट की, दूसरी प्रोग्रेसिव वेव वापस आ रही है, वो कौन सी वेव है, वो रिफ्लेक्टेड वेव है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या फायदा है, वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम एम्पलीट्यूड की होगी, क्योंकि वही वेव तो टकरा करके वापस आ रही है, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की होगी, और क्या क्रिएट करेगी, स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट्स हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। कुछ यहाँ पर फिक्स पॉइंट होंगे और कुछ यहाँ पर मूवमेंट वाले पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स की हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है नोड्स। अब इसमें आपको कुछ वर्ड्स और याद रखते हैं। नोड्स, जिसको मैं कैपिटल N से लिखूंगा, दूसरे होंगे एंटी नोड्स। एंटी नोड्स को हम लोग किससे लिखेंगे, A से लिखेंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब ये नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो फिक्स पॉइंट होते हैं जहां पर मीडियम वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, जहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहे। तो इस मीडियम के अंदर आपको नोड्स कहां दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर है कि ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स पार्ट है मीडियम का, ये पार्ट मीडियम का फिक्स पार्ट है, तो इनको बोलेंगे नोड। और ये वायर अपनी मीन पोजीशन पर ऐसा ऑसिलेट कर सकती है, अपनी मीन पोजीशन पर प्लस से माइनस से ऐसा ऑसिलेशन कर सकती है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये एंटी नोड होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो नोड वो फिक्स पॉइंट है जहां पर मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है, जहां पर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, फिक्स है, मूव ही नहीं कर रहे, एम्पलीट्यूड 0 है, उनको बोला जाएगा नोड। और एंटी नोड वो पॉइंट होगा जहां पर मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ऐसा पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा वहां पर बनेगा एंटी नोड। जैसे कि ये वायर है, जब मैं इसको प्लग करके, जब मैं इसको प्लग करूंगा, ऐसा खींचूंगा और रिलीज कर दूंगा, तभी ऐसा ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट करेगी तो यहाँ का पार्टिकल तो इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, यहाँ का पार्टिकल इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, यहाँ का पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो ये इस तरह से सारे मीडियम का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता।
तो जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उसमें कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम होता है, कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है, जो सबसे ज्यादा दूर जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, उस पॉइंट को बोला जाएगा एंटी नोड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड। अब मैं प्रोग्रेसिव वेव के थ्रू आपको इसका प्रोडक्शन समझाता हूं, ये स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ वेव्स डिजाइन करते हैं और उनका रिजल्टेंट बनाते हैं। फिर मैं आपको इसका सिमुलेशन दिखाऊंगा। सिमुलेशन जैसे आपने बीट्स के सिमुलेशन को सुना था, हमने 500 हर्ट्ज और 503 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस की थी, जिससे आपको पर सेकंड 3 बीट्स सुनाई दे रही थी। तो उसी तरह से मैं आपको स्टैंडिंग वेव का पिक्चराइजेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। एनीवेज, अभी हमारे पास ये बाउंडेड मीडियम है। इस बाउंडेड मीडियम में हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे स्टैंडिंग वेव्स का। वो कैसे किया जाएगा, अब देखिए। सबसे पहले मैंने इस वायर को प्लग किया, प्लग करके जैसे ही रिलीज किया, इसमें एक ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस हुई। वो ट्रैवलिंग वेव एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और सामने जाकर के, क्या है, फिक्स सपोर्ट है, उससे जाकर के वो टकराएगी। मीडियम चेंज हो गया, आगे डेंस मीडियम, आगे वॉल आ गई। तो वॉल से जाकर के जैसे ही टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाली जो वेव है जिसको मैं डार्क कलर से बना रहा हूँ, ये हमारी कौन सी वेव है? ये हमारी वेव है जो हमने क्रिएट की है, और जो किस डायरेक्शन में जा रही है? जो राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। दूसरी वेव वो होगी जो सामने जाकर के स्ट्राइक करेगी इस वॉल को, और वॉल से स्ट्राइक होते ही उसका फेज पलट जाएगा। मतलब कि वो जो वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है, वो अभी अपोजिट फेज में हो जाएगी। अपोजिट फेज में या सेम फेज में, वो दोनों तरह से चलता रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लेते हैं कि जिसमें ये वाली वेव है जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। दूसरी जो वेव है मैं उसको डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। ये दूसरी वेव इसमें प्रोड्यूस की जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो कि डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट की जा रही है। तो सेकंड वेव डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, और जो किस डायरेक्शन में आगे जा रही है? जो लेफ्ट डायरेक्शन में आगे जा रही है। एक वेव हमने क्रिएट की, वायर को जैसे ही प्लग किया, उससे एक ट्रांसवर्स वेव इसमें प्रोड्यूस हुई, और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। सामने जाकर के रिजिड सपोर्ट आती है, वॉल आती है, वॉल को हिट करती है तो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने पर वो वेव वापस आती है। तो एक एक इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो दो प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट की जा चुकी हैं, और दोनों किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव इसी वेव से तो बनी है। वही वेव तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अब इस कंडीशन में अगर ये दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? यहां पर हम इसका बनाते हैं रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेव यहां प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। तो फर्स्ट जो वेव है जिसको मैंने डार्क कलर से बनाया है, उस पे क्रस्ट, ये क्रस्ट चल रहा है इसका, और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। तो अभी सब जगह पर ऐसा है, क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। तो मतलब दोनों वेव सेम फेज में है। जो हमारी वेव जो ट्रेवल कर रही है, जिसको हमने क्रिएट किया था वो, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों सेम फेज में है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस होगी, उस वेव को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेव। तो ये रिजल्टेंट वेव ऐसा प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव। ये रिजल्टेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? +2a -2a, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा, अब इतनी देर में क्या होगा? इतनी देर में कंडीशन बदल जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये वाली दोनों वेव रुकी थोड़ी हुई है, ये तो ट्रेवल कर रही है। अगर ये ट्रेवल कर रही है तो अभी जो क्रस्ट यहाँ पर था, कुछ समय बाद क्रस्ट वो आगे चला जाएगा, और दूसरी वेव का जो ट्रफ था, जो यहाँ पर था, कुछ समय बाद वो ट्रफ आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्रस्ट इस पोजीशन पे है, अब नेक्स्ट पोजीशन में ये क्रस्ट यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो ट्रफ इस पोजीशन पे है, नेक्स्ट कंडीशन में ट्रफ यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब सेकंड कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, जिसमें वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, और ट्रेवलिंग के दौरान क्या हुआ, इनकी पोजीशंस में थोड़ा सा चेंज हुआ। वो पोजीशन में चेंज इस तरह से हुआ, ये वाली फर्स्ट वेव है जो राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी,
और ये रिफ्लेक्टेड वेव है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कंटिन्यूअस लाइन एक वेव को बता रही है, डॉटेड लाइन दूसरी वेव को बता रही है। अब ये सेकेंड वेव कंडीशन आ गई। जो पहली वेव है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उसका क्रस्ट पहले यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ आ चुके हैं, पोजीशन बदल चुकी है। पहले क्रस्ट इस पोजीशन पे था, अब क्रस्ट इस पोजीशन पे आ चुका है, ये सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड वाला थर्ड पे जा चुका है, थर्ड वाला फोर्थ पे, ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड वेव थी उसका ट्रफ पहले यहाँ था, वो ट्रफ यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका जो ट्रफ है वो यहाँ पर इस पोजीशन पे आ चुका है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब कौन सी कंडीशन आ रही है? तो आंसर है अब तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दोनों वेव अपोजिट फेज में है। एक वेव का क्रस्ट आ रहा है तो दूसरी जो वेव है उसका ट्रफ आ रहा है, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। अब इस केस में रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी? इस केस में रिजल्टेंट वेव ये होगी, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। ये जो बाउंडेड मीडियम है इसमें आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई देगा। फिर से ये जो क्रस्ट है वो यहां से यहां आ जाएगा, तो इस पोजीशन पे क्रस्ट आ जाएगा। ये वाली जो वेव है इसका भी फिर नेक्स्ट सेकंड में ये भी एडवांस होगी, इस तरफ चली जाएगी, फिर से ट्रफ पे ट्रफ, क्रस्ट पे क्रस्ट, फिर आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो फिर ये वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, रिजल्टेंट वेव। तो इसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस होगी, इसी मीडियम में खत्म होगी। तो इस तरह से ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं, स्टेशनरी वेव बोल रहे हैं, जो कि इसी मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होती है और इसी मीडियम में खत्म हो जाती है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं तो इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई देता पार्टिकल्स का। ओके, तो इस तरह से ये वेव इसमें क्रिएट होगी। अब इसमें आपको कुछ फिक्स पॉइंट दिखाई देंगे, वो फिक्स पॉइंट को नोड बोलेंगे, और जो पॉइंट जहां पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? उनको एंटी नोड बोला जाएगा, जहां पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। कुछ पॉइंट फिक्स रहते हैं, जैसे कि ये वाले पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट मूव ही नहीं करेंगे, तो इसमें ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब पॉइंट्स इसमें नोड कहलाएंगे। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? उनको एंटी नोड बोला जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन दिखाता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब इसमें और डिस्क्रिप्शन सुनिए। जैसे कि इसमें एक इस तरह की वेव क्रिएट की जा सकती है। स्टैंडिंग वेव ये भी हो सकती है जिसमें पार्टिकल ये नोड होगा, ये नोड होगा, और बीच वाला जो है पॉइंट वो एंटी नोड होगा। तो पार्टिकल इस मीडियम के इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, कुछ पार्टिकल मीडियम के ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल मीडियम के नीचे जाएंगे। तो सारे पार्टिकल एक ही फेज में ट्रेवल करते हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। ये जो एंटी नोड है इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा मीन पोजीशन से, और जो पार्टिकल नोड के आसपास होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि वो रिजिड सपोर्ट से, फिक्स्ड एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। अगर ये पार्टिकल का फेज π/2 है तो बीच में जो पार्टिकल है एंटी नोड, उसका फेज भी π/2 होगा। फिर सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएंगे, और ये एंटी नोड है जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है। ओके, तो इसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, नोड्स के बीच की बात कर रहा हूं मैं, जब दो नोड्स के बीच में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वो सारे पार्टिकल किस फेज में होते हैं? वो सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। अगर पहले पार्टिकल का फेज π/2 हुआ है तो बीच वाला जो पार्टिकल है उसका फेज भी π/2 ही होगा। अब ये सारे पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन की तरफ आएंगे, तो सबका फेज कितना कंप्लीट हो चुका होगा? पाई। फिर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जाएंगे, तब इनका फेज हो जाएगा 3/2 पाई। फिर सभी पार्टिकल 3/2 पाई से मीन पोजीशन पर आएंगे, फिर सबका फेज हो जाएगा 2 पाई। तो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, और सबका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड सबका सेम नहीं होगा, एम्पलीट्यूड सबका सेम नहीं होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कहाँ मिलेगा? एंटी नोड पे, जिसको हम लोग ए से लिखेंगे, एंटी नोड। ओके, क्लियर है ये बात?
जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव में कुछ पार्टिकल, सबका फेज अलग अलग होता है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है। तो जो पहला पार्टिकल है, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ट्रांसवर्स वेव कैसे क्रिएट होती है, तो उसकी प्रोडक्शन से आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि ये मीडियम के पार्टिकल थे, हमने इस फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ये अपने साथ दूसरे पार्टिकल को उठाता है। इसी तरह से दूसरा पार्टिकल अपने साथ तीसरे पार्टिकल को मूव करवाना शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये होगा कि ये पार्टिकल तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुंच चुका होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये पार्टिकल ऊपर आना शुरू होगा और फोर्थ पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से ये तो π/2 फेज पर आ चुका है, लेकिन अभी इसका फेज π/2 नहीं है। ये नेक्स्ट सेकंड में π/2 पर आएगा, फिर उसके बाद ये π/2 पर आएगा, ये π/2 पर आएगा। तो इन ट्रांसवर्स वेव में सारे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो फेज होगा, वो सेम नहीं होगा। कोई पार्टिकल π/2 पर होगा, कोई अपोजिट फेज में होगा, तो इसमें कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, कुछ यहाँ पर होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो सबके फेज अलग अलग है। और पहला जो पार्टिकल है वो 0 फेज पे है, ये वाला जो पार्टिकल है ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है, π/6 फेज पे है, ये π/4 पे है, ये π/2 पे आ गया। इस तरह से ये फेज अलग अलग आएंगे। तो इन सब पार्टिकल्स के फेज क्या होंगे, डिफरेंट फेज। जबकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो सारे सेम फेज में रहते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि स्टैंडिंग वेव और स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए इसमें आपको एक स्टैंडिंग वेव दिखाई दे रही है। इस स्टैंडिंग वेव के अंदर आपको ये पता लग रहा है, अभी इसको थोड़ा स्लो करते हैं हम लोग। दो वेव्स आपको दिखाई दे रही है, एक तो ब्लू कलर से डॉटेड वेव बना रखी है और दूसरी जो वेव है वो हमने रेड कलर से दिखा रखी है, डॉटेड वेव। तो एक ब्लू कलर की वेव है और दूसरी रेड कलर की वेव है। दो वेव्स आपको इसमें दिखाई जा रही हैं और दोनों प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। और उन दोनों के सुपर पोजिशन से देखिए क्या हो रहा है, जो ग्रीन कलर वाला आपको दिखाई दे रही है डार्क लाइन, वो एक्चुअल में एक रॉप है। तो उस रॉप के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसके दोनों एंड फिक्स है, इसमें दो नोड्स हैं और बीच वाला जो पॉइंट है वो एंटी नोड है। तो ये कैसे वाइब्रेट कर रही है, मीन पोजीशन के ऊपर और मीन पोजीशन के नीचे की तरफ पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो बाउंडेड मीडियम है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो ग्रीन कलर की जो है वो एक रॉप है, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, वो वेव इस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो जो डॉटेड लाइंस है वो प्रोग्रेसिव वेव्स है जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है दोनों वेव्स, और उनके सुपर पोजिशन से ये ग्रीन वाली वेव जो है वो क्या कर रही है, स्टैंडिंग वेव दिखा रही है। दो इसमें नोड्स है। अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज कर दें, तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो इस तरह की वेव्स बनेंगी इसमें। अब फिर से आपको दो प्रोग्रेसिव वेव दिख रही है। आप डॉटेड लाइंस को देखिए, डॉटेड लाइन वाली वेव्स को, एक ब्लू कलर की है, दूसरी रेड कलर की है। आप ये देखेंगे कि एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर ये वेव्स में क्या आता है, क्रस्ट पे क्रस्ट आता है और ट्रफ पे ट्रफ आता है। अब देखो ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली वो कंडीशन है जहां पर दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। और बीच में आप ग्रीन कलर की रॉक को देख लीजिए, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0। बीच में जो ग्रीन कलर की रोप आपको दिखाई दे रही है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे इन दोनों वेव्स के बीच में। दिखाता हूँ, ये देखो, ये हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो डॉटेड लाइन वाली वेव्स है, जो दो डॉटेड लाइन वाली वेव्स है, क्या वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, जिसपे क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। दोनों डॉटेड लाइंस को देखिए, फर्स्ट वाली जो डॉटेड वेव है, सेकंड वाली जो डॉटेड वेव है, दोनों के क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहे हैं, ट्रफ पे ट्रफ आ रहे हैं, मतलब दोनों सेम फेज में है। और सुपर इम्पोज करने से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये ग्रीन कलर वाली जो वेव है, ये किस में प्रोड्यूस हो रही है,
ये मीडियम में ही प्रोड्यूस हो रही है, मीडियम में ही खत्म हो रही है। आप इसको ध्यान से देखो ग्रीन कलर वाली वेव को, क्या ये आपको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में चलती हुई दिख रही है क्या? तो आंसर है नो, ये मूव करती हुई नहीं दिख रही। तो ग्रीन वाली जो वेव है वो मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, मीडियम में ही खत्म हो रही है। और डॉटेड वाली लाइंस जो है, डॉटेड वाली जो वेव्स है, वो आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव होती हुई दिख रही है, वो आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव होती हुई दिख रही है। ग्रीन कलर वाली देखो, ये मूव नहीं कर रही, ये इसी मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, इसी मीडियम में खत्म हो रही है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्रस्ट पे क्रस्ट आ गए, ट्रफ पे ट्रफ आ गई। ये अब होगा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो ब्लू कलर वाली और रेड कलर वाली वेव्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। किसी भी एक क्रस्ट को पकड़ लीजिए, वो क्रस्ट मूव कर रहा है। ब्लू कलर वाली वेव को देखो, ब्लू कलर में किसी भी एक क्रस्ट को आप देख लीजिए, वो क्रस्ट नेक्स्ट सेकंड में आपको थोड़ा आगे दिखाई देगा, मतलब कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लू कलर वाली जो वेव है। और जो रेड कलर वाली वेव है, उसके किसी भी एक क्रस्ट को देख लीजिए, वो क्रस्ट आपको नेक्स्ट सेकंड में लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो देखिए स्टैंडिंग वेव के प्रोडक्शन इस तरह से होंगे। कल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में। ट्रेवलिंग वेव को आप प्रोग्रेसिव वेव भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है देखिए प्रोग्रेसिव वेव, या आप इसको ट्रेवलिंग वेव भी बोल सकते हैं। और दूसरी है स्टैंडिंग वेव्स। दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग कल स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।